धुरंधर के पार्ट 2 में दाऊद इब्राहिम भी दिखाया गया जी। एक बार आपने दाऊद इब्राहिम के घर कुछ लोगों को भेजा था तो क्या है वो किस्सा? तो 2017 के आसपास दाऊद पर कुछ खबर आई थी, तो पाकिस्तान में हमारा रिपोर्टर था, तो उसको मैंने भेजा कि आप जाओ जो है दाऊद के वहाँ पर घर पे। असली में पाकिस्तान में 4 घर हैं, नूराबाद है, DHA है, क्लिफ्टन है, वाइट हाउस है, तो उसमें से एक जगह मैंने भेजा। तो वो भी एक पैशनेट यंग रिपोर्टर था, उसने मोबाइल पे पूरा घर का जो है बाहर का वीडियो ये किया और हमने वो चलाया कि दाऊद का घर पहली बार टीवी पे आप देखिए ऐसे करके। उसी दिन शाम को ISI ने उसे उठा लिया, किडनैप कर लिया और करीबन 24 घंटे अपने पास रखा, टॉर्चर किया जैसे भी वो करते हैं, मेंटली टॉर्चर किया और उसे कहा कि हमें पता है तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, तो अगली बार से संभल के रहना। तो जितनी मेरी जानकारी है दाऊद इब्राहिम अभी बेड रिडन है, वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि बाहर जाएं, वो पूरी तरीके से फंस गए हैं अपने घर। दाऊद कई बार निशाने पर आया हमारे सुरक्षा एजेंसियों के, और एक बार तो बिल्कुल उसका काम तमाम होना तय था, यहीं से फ़ोन चला जाता था कि बॉस खतरा है आपको, तो वो 2 बार बचा। तो क्या आप जानते हैं इसके बारे में? दाऊद के तो रिश्ते थे ही, चाहे आप बॉलीवुड में देखें, चाहे आप इंडस्ट्री में देखें, कई ऐसे लोग थे जो नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको खुद ही कन्फेशंस मिल जाएंगे कि कैसे दाऊद भाई ने हमें बुलाया था, हम गए, फिर उन्होंने हमारी खातिरदारी की, ऐसे हुआ वैसे हुआ। कई बार मुझे पूछा जाता है कि हाफिज़ सईद हो या दाऊद हो या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पाकिस्तान में हैं, इनको क्यों नहीं मारते? अगर इतना अननोन गनमैन कर रहा है, इनको भी मार सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि कई बार आपको इन्फॉर्मेशन भी आती है, कई बार आपके लोग उनके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं और आप उस ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कई बार मारना ज़रूरी नहीं, तड़पा तड़पा के मारना भी ज़रूरी होता है। IC-814 की आप बात कर रहे हैं जी। जिस वक्त उसको हाईजैक किया गया, उसके बाद अमृतसर में उसको खड़ा किया गया था, क्या लगता है आदित्य राजकौल आपको कि क्या उस प्लेन को वहीं रोका जा सकता था? 100 ऐसी चीज़ें जो वहाँ की पुलिस है या NSG है वो कर सकती थी, लेकिन मल्टीपल लेवल्स पे फेलियर हुआ। एक तो पॉलिटिकल फेलियर हुआ कि आप कॉल नहीं ले पाए, करना क्या है। अब ऐसा कुछ होता है तो अभी की सरकार क्या रिएक्ट करती और अभी अजीत डोवाल क्या करते? और अभी की जो मोदी सरकार है या डोवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनने पूरी तरीके से बोला है कि सिक्योरिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़, आतंकवाद पे नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपका आतंकवादी हमला यहाँ होता है तो डबल या 10 गुना हमला हम लोग करेंगे। क्या लगता है आपको पाकिस्तान इतना क्यों डरता है अजीत डोवाल से? देखिए, अजीत डोवाल से इससे डरता है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी को वो एकदम जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया कि अजीत डोवाल क्या चीज़ है। दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा एजेंसी आदित्य राजकौल की नज़र में कौन सी है? हमारी जो RNAW है वो सबसे मजबूत है और RNAW कोई भी प्रण कर ले वो साकार करती है। और मैं बार बार जो चीज़ दोहराता हूँ वो फिर से दोहराऊँगा कि भारत की एजेंसियाँ अगर ठान लें कि हाफिज़ सईद कल का सूरज नहीं देखेगा तो वो कल का सूरज नहीं देखेगा। रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है धुरंधर में, क्या किसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है? बड़े लोगों का सवाल आता है कि ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है, इनसे मिलता जुलता है। मैं तो कहूँगा कि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड फिल्म है, इंस्पायर्ड फिल्म है और आदित्य धर ने ऑब्वियसली क्रिएटिव लिबर्टी लेके इसको एक सिनेमैटिक लेंस से मैग्नीफाई किया है। तो ऐसा नहीं है कि जो दिखाया है वो झूठ है। पाकिस्तान में जो नकली नोट छापे जाते थे, कुछ भारतीय उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने उनकी मदद की, तो रिसर्च किस तरीके से आपने आदित्य के साथ इस पे काम किया? क्या आपको लगता है कि देश का करेंसी अगर कोई ऐसा फेक करेंसी कर रहा है या फिर हमारे जो करेंसी के प्लेट्स हैं वहाँ जा रहे हैं, तो क्या ये बिना पॉलिटिकल अनुमति के या पॉलिटिकल हेल्प के हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अतीक अहमद ने खुद अपना कबूलनामा किया है कि मैं पाकिस्तान के कांटेक्ट में था ISI के। इतना ही नहीं, मैं लश्कर तोयबा के कांटेक्ट में था। मैं जो एक गन स्मगलिंग का पूरा रैकेट है या फेक करेंसी का है या ड्रग्स का है, इसमें इन्वॉल्व था। तो अतीक अहमद एक सिर्फ क्रिमिनल नहीं था, उनके आतंकवादियों के साथ लिंक थे और ये सच्चाई है। ये यूपी पुलिस आपको बताएगी। धुरंधर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। धुरंधर लगातार अपने रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है, लेकिन धुरंधर में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आप तक नहीं पहुंची हैं। ये कहानियां जुड़ी हैं आदित्य धर से और हर उस कश्मीरी से जो कश्मीर से निकाल दिया गया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य राजकौल, जिन्होंने धुरंधर की रिसर्च में आदित्य धर की मदद की है। आदित्य राजकौल NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आइए बात करते हैं आदित्य राजकौल से।
फर्नीचर की दुकान के बाहर अज्ञात बंदूकधारी पहुंचते हैं और उस दुकान पर बैठे हुए शख्स को गोली मारकर चले जाते हैं। धुरंधर फिल्म से जुड़ा हुआ सीन है। आप चूंकि रिसर्च में जुड़े रहे धुरंधर की, कैसे ये धुरंधर से जुड़ा? देखिए मुनीश, ये घटना जो है मार्च 2022 की है जी। मैं एक नई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ और अपनी मेज़ पे वहाँ पर बैठा हुआ था, पहला या दूसरा दिन था, और मुझे अपने एक सोर्स का फ़ोन आया और कहा कि एक जाहिद अखुंद नाम का एक व्यक्ति है जिसको मारा गया है कराची की अख्तर कॉलोनी में। ये एक क्रेसेंट फर्नीचर करके चलाता था और 2 लोग आते हैं बाइक पे, इसको गोली मारते हैं और बाद में मुझे पता चलता है कि एक फ़ोटो भी उसका खींचते हैं और चले जाते हैं। और मैं पता करता हूँ कि पूछता हूँ उससे, सोर्स से, कि मुझे और कुछ बताया जाए कि कौन है, क्या है। बोला नहीं, आप पता कीजिए। तो अब मैं एज अ जर्नलिस्ट कोशिश करता हूँ कि भाई बड़ा एक्सक्लूसिव है, कुछ तो है, पता चले। तो मैं उसको पूछता हूँ बार बार कि कुछ तो बताए, कुछ नहीं बताता। फिर मैं पाकिस्तान में अपने जर्नलिस्ट जो मेरे लिंक्स हैं उनसे पूछा कि ऐसा कुछ हुआ है, कुछ पता कीजिए। उन्होंने पता किया, तो पता करके उनने बताया कि हाँ, एक बंदा तो है जो मारा गया अख्तर कॉलोनी में और एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उसको गोली मारी है और मर गया है। और करीबन 60-65 साल के आसपास का या था, या 50-55 ऐसा कुछ था। तो मैंने पता किया और कि और कुछ वीडियोस दीजिए, ये दीजिए। बोला नहीं, एक सीसीटीवी फुटेज है, बाहर का पुलिस खड़ी है, ये है, पूछताछ कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला पाकिस्तानी मीडिया में है क्यों नहीं? बोला नहीं, हमें बताया गया है कि आप रिपोर्ट मत कीजिए इस पर, ज़्यादा कवर नहीं करना, इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला ये तो हमें भी नहीं पता। तो बोला लेकिन एक चीज़ है, ये जो जाहिद अखुंद है इसका दूसरा नाम है ज़हूर मिस्त्री। तो तब मैं देखा कि ज़हूर मिस्त्री है कौन। तो फिर मुझे पता चला कि ज़हूर मिस्त्री IC-814 जो 25 साल पहले हाईजैक हुआ था उसका एक हाईजैकर था, जिसने काठमांडू से वो फ्लाइट जो है अमृतसर ली, अमृतसर से दुबई ली, दुबई से कांधार ली, और फिर हमें पता है कि कांधार में क्या हुआ था उसका। तो ये जब घटना घटी, मैंने ये स्टोरी उस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेक की। और जैसे ही मैंने ब्रेक की, बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि अननोन गनमैन का सिलसिला वहाँ चल रहा था पाकिस्तान में। लेकिन ये बताना कि अननोन गनमैन ने ऐसे बड़े आतंकवादी को मार दिया है, ये बहुत बड़ी खबर बनी। तो हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर नेटवर्क 18, बाकी सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे कोट करके खबर ये चलाई। और आदित्य के साथ तो मेरा पहले से नाता था। आदित्य ने जब ये सुना और उसके बाद मैंने इसी वाक़ये पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हंटिंग द हाईजैकर। और आदित्य ने जब वो डॉक्यूमेंट्री देखी तो उन्होंने बोला कि बॉस, इस पर तो फिल्म बनानी बनती है। और ये तो एक बहुत ज़बरदस्त एक पैटर्न है। तो वो ऑलरेडी एक स्पाई थ्रिलर सोच रहे थे, लेकिन उनको अननोन गनमैन का एक आइडिया आया और ज़हूर मिस्त्री का एक आइडिया आया। तो जिनने, मैं स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, बट जिन जिन लोगों ने धुरंधर 1 और धुरंधर 2 देखी है वो ये देख सकते हैं कि ये शुरू भी IC-814 से होती है और अंत भी IC-814 से होता है। अच्छा, IC-814 की आप बात कर रहे हैं जी। जिस वक्त उसको हाईजैक किया गया, उसके बाद अमृतसर में उसको खड़ा किया गया था। चूँकि मैं अमृतसर का ही हूँ, तो उस वक्त हम लोग ये सोचते थे कि वो प्लेन आगे नहीं बढ़ना चाहिए था जी। और ऐसा ही कुछ अजीत डोभाल भी सोचते थे और ऐसा ही हमारी एजेंसियाँ भी कह रही थी। लेकिन वो प्लेन वहाँ से उड़ता है और कांधार ले जाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन क्या लगता है आदित्य राजकौल आपको कि क्या उस प्लेन को वहीं रोका जा सकता था? देखिए मुनीश, आपका आंकलन बिल्कुल सही है। अमृतसर में एक बहुत ही गोल्डन स्ट्रेटेजिक एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि गोलियों से या तो आप टायर्स को बर्स्ट कर देते, या तो आप IC-814 के सामने एक ब्लॉकेड लगा देते, उड़ने नहीं देते। 100 ऐसी चीज़ें जो वहाँ की पुलिस है या NSG है वो कर सकती थी। लेकिन मल्टीपल लेवल्स पे फेलियर हुआ। एक तो पॉलिटिकल फेलियर हुआ कि आप कॉल नहीं ले पाए, करना क्या है, असमंजस की स्थिति थी। पुलिस का एक सिक्योरिटी फेलियर रहा कि इतना बड़ा आपके पास जहाज़ आया अमृतसर में, आपने उसको आइसोलेट कर दिया एयरपोर्ट के एक हिस्से में, लेकिन आपने ये कॉल नहीं लिया कि भाई हम भी कुछ करें। पुलिस की भी तो जिम्मेदारी बनती है। पुलिस हमेशा अपने चीफ मिनिस्टर या MHA की नहीं सुनता है। तो इस बार भी क्या हुआ, और मैंने जब डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैंने कंचन गुप्ता से बात की जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के OSD थे। मैंने ऐसे पत्रकारों से बात की जिन्होंने खुद इस पर रिपोर्ट किया बहुत डिटेल में। मैंने उन व्यक्तियों से बात की, करीबन 4 ऐसे व्यक्तियों से बात की जो फ्लाइट में उस वक्त मौजूद थे, और उन्होंने मुझे पूरा वाकया बताया कि अमृतसर में अब हम सोच रहे थे कि कुछ होगा, एक्शन होगा, लेकिन सिर्फ एक्शन ये हुआ कि रूपिन कटियाल जो बेचारा जो हिंदुस्तानी था उसको मार दिया गया
बहुत ही बेदर्दी से, और उसके बाद फ़्लाइट वहाँ से निकल गई। मेरे को ये भी पता चला कि जसवंत सिंह को जब पता चला, जो कि उस वक्त के विदेश मंत्री थे, तो फ़ोन पे उनको बोला कि बॉस हमने कुछ नहीं किया है, वो फ़्लाइट जो है निकल रही है। तो वो एकदम वो तिलमिला गए और गालियाँ देने लगे कि तुमने क्यों नहीं उसको रोका, तुमने क्यों ये नहीं किया। तो पुलिस ने वहाँ से बोला कि हमारे पास कोई आदेश नहीं था। तो ये आदेश और ना आदेश के चक्कर में कम्युनिकेशन फेलियर था, कम्युनिकेशन फेलियर था, एजेंसीज के बीच लीडरशिप फेलियर भी था कई इसमें। क्योंकि आप सोचिए ना, देखिए इतना बड़ा वाकया हो जाता है, आप एक कमेटी बनाते हैं जो पूरा मॉनिटर करेगी, तो कमेटी को कॉल तो लेना है। एक इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अमृतसर आप बॉर्डर पे हैं, आपको पता है कि बॉर्डर में अगर रिफ्यूलिंग चल रहा है या कोई ऐसा कुछ, ही इज जस्ट बाइंग टाइम, वो समय की प्रतीक्षा कर रहा है और वो भारत की बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा और तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा फेलियर था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उससे सीखा होगा। अच्छा, IC-814 2026 चल रहा है जी, खुदा ना खास्ता 2026 में ऐसा वाकया होता तो अभी की जो सरकार है, अजीत डोभाल अभी NSC हैं, तब अजीत डोभाल एक मीडिएटर के रोल में थे, तब भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ थे, वो सरकार की तरफ से उनको प्रमुख काम सौंपा गया था। लेकिन अगर अब ऐसा कुछ होता है तो अभी की सरकार क्या रिएक्ट करती और अभी अजीत डोभाल क्या करते? देखिए इसमें तो कोई सवाल या उत्तर की संभावना ही नहीं है। अभी की सरकार की जो अभी तक की नीति रही है, वो एकदम पैराडाइम शिफ्ट लाई है सिक्योरिटी में। और अभी की जो मोदी सरकार है या डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनने पूरी तरीके से बोला है कि सिक्योरिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़, आतंकवाद पे नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपका आतंकवादी हमला यहाँ होता है तो डबल या 10 गुना हमला हम लोग करेंगे। आपने देखा, उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ, पहलगाम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और हमेशा आपने देखा एक लेवल हम ऊपर ही चल के उन पर अटैक करते हैं। और अगर IC-814 जैसी घटना इस बार घट जाती है तो मुझे तो साफ लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन होगा, चाहे वो NSG लीड करे या कोई एंटी हाईजैकिंग फोर्स उसको लीड करे, और आतंकवादियों को घेरने और मारने की पूरी प्रक्रिया उसमें चलेगी। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि नेगोशिएट हो और उसमें ख़त्म हो, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि आप डिफेंसिव हमेशा रहें, अब ऑफेंसिव होने की नीति है। और ये वही चीज़ है जो बार बार मैं दोहराता हूँ पहले भी, कि अजीत डोभाल जो NSA हैं अभी, वो जब IC-814 के नीचे वहाँ जो है सिगरेट पीते हुए चल रहे थे, वो फोटोग्राफ बहुत मशहूर है, और कंधार में ये घटना घटी थी, उनके मन में तो उस वक्त चल रहा होगा कि भाई अगर मेरे पास 48 घंटे और होते तो मैं कुछ तो कर दिखाता, इन आतंकवादियों को नहीं छोड़ते। और ऐसा मुझे पूरा जो है ज्ञान है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि तब वो एकदम ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि वो खुद डिसीजन ले पाएँ। हाँ, उनको जिम्मेदारी दी गई थी नेगोशिएशन करने की, लेकिन सरकार और उनके जो बॉसेस थे वो फाइनल कॉल ले रहे थे। और यहाँ पर दिल्ली में अलग स्थिति बनी हुई थी। जो परिवार थे, जो पीड़ित परिवार थे, वो उन्होंने जसवंत सिंह की घेराबंदी कर दी जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इसलिए बहुत प्रेशर पड़ा सरकार पे, और पहले डिमांड थी आतंकवादियों की कि 36 टेररिस्ट को निकाल दिया जाए, लेकिन वो 3 पर लाया गया, लेकिन वो भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई। उसके बाद मुनीश, आपने देखा क्या हुआ। हमने देखा कि जैश ए मोहम्मद बनाई गई, मसूद अजहर जिसको छोड़ा था उसने, उसके बाद जैश ए मोहम्मद बनाई, वो भी बालाकोट में। दूसरा क्या हुआ, उमर शेख जो छोड़ा गया, उसने बहुत सारे आतंकवादी हमलों में हिस्सा लिया। सबसे बड़ा आपने देखा डैनियल पर्ल, जो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के, उनका गला काट दिया गया बुरी तरीके से। तीसरा मुश्ताक लटरम, वो भी पाकिस्तान ISI और इन सबको जो है मदद करता रहा। तो मुझे लगता है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कुछ हद तक फेलियर भी रहा IC-814। और अगर नहीं होता तो इतने सारे आतंकवादी हमले, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो या पुलवामा पहलगाम हो या फिर पठानकोट हो, दीनानगर हो, ये सब नहीं होते हैं। तो धुरंधर में अजीत डोभाल का कैरेक्टर बहुत बड़ा कैरेक्टर दिखाया गया है, और क्या लगता है आपको पाकिस्तान इतना क्यों डरता है अजीत डोभाल से? देखिए, अजीत डोभाल से इससे डरता है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को वो एकदम जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया कि अजीत डोभाल क्या चीज़ है। उनकी इमेज एक जेम्स बॉन्ड वाली है बाहर की दुनिया के लिए, लेकिन जो उनको जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि वो एकदम ही डाउन टू अर्थ हैं। वो कभी ऐसा नहीं मानते कि मैं टीवी पर आऊँ या मेरी प्रशंसा हो। वो हमेशा चाहते हैं कि सर्विस बिफोर सेल्फ, जैसे इंडियन आर्मी का मोटो है, वैसी उनकी ज़िंदगी है कि आप कर्म करिए और फल की चिंता ना करिए। देश सर्वप्रिय है,
आपको देश के लिए लड़ना है, आपको देश के लिए काम करना है। और तब भी अभी हाल ही में उन्होंने फिर से एक राष्ट्रीय आई थिंक रक्षा यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर लेक्चर दिया, तो वहाँ पर भी बोला, इससे पहले भी बोलते हैं कि जो लोग सुरक्षा के लिए काम करते हैं बहुत हैं, हज़ारों की तादाद में इंडिया में है, लेकिन उनका पहला जो मकसद है जिसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है वो देश है। परिवार बाद में है, खुद का जो सेल्फ है वो बाद में है, लेकिन देश सबसे पहले। तो डोवाल साहब के साथ भी जितनी भी मेरी इंटरेक्शंस हुई, और बहुत हर चीज़ जब भी आप मिलते हैं तो नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो जो उनका एक रुझान है सिविलाइजेशनल रूट्स की तरफ, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, वेद हो, उनको वो बार बार कोट करते हैं, उनसे सीख लेते हैं। और जिस तरीके की उनकी ट्रेनिंग रही है, वो केरला काडर हैं, केरला से हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ, और उन्होंने कश्मीर से लेकर दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह जो है काम किया है। तो उनको एक पैन इंडिया एक्सपीरियंस है चीज़ों का। तभी हम देखते हैं कि कश्मीर में 370 होता है तो डोवाल साहब खुद पहुंचते हैं। वो ये नहीं कहते कि डीजीपी या आर्मी चीफ या बाकी लोग संभालें, वो खुद एक हफ्ता वहाँ बैठते हैं। और मैंने खुद देखा, मैं उनके साथ चला, शोपियाँ, अनंतनाग, श्रीनगर, कैसे उन्होंने सब कुछ मॉनिटर किया। आप देखते हैं कि दिल्ली में दंगे होते हैं तो वो खुद ही शाम को निकल आते हैं और दंगों में घुस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सरकार के लिए भी बहुत एक मुश्किल घड़ी आने वाली है कि अभी वो 80-81 के आसपास है उनके बाद, और करीबन 12 साल से वो एनएसए हैं, और मैं तो चाहता हूँ वो हमेशा एनएसए रहें। लेकिन एक ऐसी घड़ी तो आएगी जब उनको रिटायर होना पड़ेगा, और तब उनके जो फिगर है, उनका जो सीट है, उनकी जो कुर्सी है वो इतनी बड़ी है, और उनका जो कैरेक्टर है इतना विशालकायी है कि आप किसको एनएसए बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास बुद्धिजीवी नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं, बहुत हैं, लेकिन अजीत डोवाल जैसा कोई नहीं। आपको याद होगा हम सब लोग रिपोर्टिंग करते थे जिन दिनों में एनएसए नहीं बनाया गया था अजीत डोवाल को, यानी मनमोहन सरकार में जी। तो वो बड़े इजीली अवेलेबल थे, उनसे किसी भी मुद्दे पे आप बात कर लेना। आपके कई एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, आप तो हालांकि आजकल भी उनसे मिलते हैं काफ़ी। तो तब के अजीत डोवाल और अब के अजीत डोवाल, दोनों में क्या अंतर है? मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ अंतर है। सिर्फ ये अंतर है कि वो विवेकानंदा उस सेंटर में बहुत बैठते थे, वहाँ ऊपर वाली मंजिल में, वहाँ जर्नलिस्ट से मिलते थे। अब अलग सरदार पटेल भवन में बैठते हैं और वहाँ पर सुरक्षा उनके आसपास ज़्यादा होती है। लेकिन जो उनका लोगों के प्रति स्वभाव है, जो उनका नेचर है, जो उनकी बातचीत करने का तरीका है, वो बिल्कुल नहीं बदला। जैसे मैं कुछ साल पहले की घटना बताऊं कि कश्मीर में एक नया चरण हुआ था 370 के बाद कश्मीरी पंडितों को मारने का और लेबरर्स को मारने का, चाहे वो बिहार से हो, पंजाब से हो या वेस्ट बंगाल से हो। और तब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप क्या मानते हैं, क्या किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, हमसे क्या कमी रह गई है, और जो वहाँ का पंडित समुदाय है, हिंदू समुदाय है, वो क्या मानता है। और आप मानेंगे नहीं, मैं मेज़ पर उनके सामने बैठा हुआ हूँ और वो खुद नोट्स बना रहे हैं लिख के कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उनको उसी वक्त गृह मंत्रालय जाना था और एक इमरजेंसी मीटिंग जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है उसमें भाग लेना था। तो ये उनका स्वभाव है, और कभी भी उनको कोई ये होती है, वो हिचकिचाते नहीं, वो फ़ोन करेंगे डायरेक्ट और चीज़ें बात करेंगे। और उनको कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जेम्स बॉन्ड उनको बताया जा रहा है या बताया जा रहा है कि पाकिस्तान उनसे डर रहा है। उनका काम है कि अपना जो भारत देश है, जो भारतवर्ष है, उस पर कभी कोई सवाल नहीं आना चाहिए, उस पर कोई जो है हमला नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि पूरी तरीके से हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, और मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में हुआ भी है। ये नहीं कि पिछली सरकारों ने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन इस सरकार का और ख़ासकर डोवाल साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है कि एक पैराडाइम शिफ्ट किया है, प्रूव करके दिखाया है कि देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ अगेंस्ट टेररिज्म। अगर आप आतंकवाद करेंगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। ये डोवाल साहब ने नीति चालू की है। अच्छा, चूँकि आपने पिछली सरकारों की भी बात की, जब मुंबई हमला हुआ उसके बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियां और जो हमारी एयरफोर्स थी वो चाहती थी कि जवाबी हमला किया जाए और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए जी। लेकिन उस वक्त उनको परमिशन नहीं मिली थी। सीमा पार से आए, कैसे कसाब ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन उसका जो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान के मन में ख्याल आया कि बॉस ये तो वापस हिट करते हैं। तो आपको लगता है कि उस समय परमिशन क्यों नहीं दी गई होगी, क्या वजह रही होगी? उस समय सब लोग, हम लोग जर्नलिस्ट ही थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब 26/11 का हमला हुआ, और वो भारत के ऊपर आज तक का मुझे लगता है सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसमें भारतीय नागरिक ही नहीं, अमेरिकी नागरिक हों, इजरायली नागरिक हों, ज्यूज़ हों, हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, सब लोग जो हैं वहाँ पर मारे गए। अब बात आती है कि आपने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की।
शिवशंकर मेनन जो वो तब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एयरफोर्स हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, वो एक प्लान लेके आई और उन्होंने कहा कि हम मुरीद के में जहाँ लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर्स हैं उसको हिट करते हैं और हमारे पास पूरी तैयारी है, आप ऑर्डर्स दीजिए और हम करेंगे। लेकिन तब की जो मनमोहन सिंह सरकार है, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान की जंग नहीं होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच में जो अमन की आशा की बात बार बार होती थी उन दौरान, एक नया ही अलग एक कॉइनेज ऑफ टर्म था, अमन की आशा। मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद जब होता है तो तब अमन की आशा कहाँ से हो सकती है। यानी सीमा पार हिट नहीं करना चाहते थे ये लोग। हिट नहीं करना चाहते थे। उनको लगा कि तब जो है एक तो युद्ध होगा और अमेरिका हो सकता है सैंक्शन लगा दे या कुछ ऐसी कार्रवाई करे, यूरोप कोई कार्रवाई करे, तो इकोनॉमिक स्थिति जो है भारत की बिगड़ जाएगी, तो इसलिए हम जंग नहीं करेंगे। लेकिन जो देश आगे बढ़ना चाहता है, जो देश जो है अपने आप को एक विकसित भारत देखना चाहता है, जो देश चाहता है कि ग्लोबली सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, इकोनॉमी के हिसाब से, मतलब आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स ऐसा ज़रूरी देना है ताकि पाकिस्तान ये समझे कि अगली बार अगर मैं सोचूंगा ये करने की तो ये हो सकता है। धुरंधर को लेकर अक्सर बात होती है पीक डिटेलिंग की, कि जिस तरीके से हूबहू लयारी को हूबहू वैसा ही दिखा दिया गया। कई तो मीम्स में ये तक कहा गया कि आदित्य धर सुबह के समय आते थे, कराची में शूट कर चले जाते थे। तो कैसे आप रिसर्च में शामिल थे, कैसे आप लोगों के दिमाग में था कि लयारी ऐसा ही दिखता है बॉस, और वहाँ का जो गैंग वॉर वो ऐसा ही था? देखिए, आदित्य धर जो हैं मात्र एक डायरेक्टर नहीं है, वो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपना जो क्राफ्ट है उनका डायरेक्शन का, उसमें एकदम लीन है। तो आप देखिए कि उनकी 20 साल की तपस्या रही है, ऐसा नहीं है कि उनके फेलियर नहीं हुए हैं। आदित्य धर ने कोशिश की 2013 में फिल्म बनाने की, वो फेल हो गए। 2016 में आदित्य धर ने कोशिश की फिल्म बनाने की, वो फेल हो गए। 2019 में जाके वो उरी जो है बना पाए और वो सक्सेसफुल हुई, और वहाँ से शुरुआत हुई। फिर आर्टिकल 370 आई, बारामूला आई, आई थिंक धूमधाम आई, और अब जो है धुरंधर आई। तो आदित्य धर ने पहले से ही ये संकल्प लिया था कि मैं ऐसा स्पाई वर्स की फिल्म जो है बहुत बनाऊंगा। और हमारी जब चर्चा शुरू हुई, और मेरे साथ और भी मेरे एक दोस्त थे जिनने सपोर्ट किया। अच्छा, वो आपको मैं रोक रहा हूँ क्योंकि दिव्य एस रिसर्च में आपका सपोर्ट किया है जी। कौन है दिव्य एस? पूरा लोग जानना चाहते हैं कि आदित्य राज कौल से तो मुलाकात हो जाती है, रिसर्च किया उन्होंने, दिव्य एस कौन है? देखिए, दिव्या एस भी हमारे दोस्त हैं, और बहुत लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी वाइफ का नाम दिव्या है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी वाइफ नहीं है, दिव्या है, दिव्या नहीं है। और दिव्या एस जो हैं उतने ही ज़रूरी हैं इस फिल्म के लिए जितना पाकिस्तान में अननोन गनमैन इंडिया के लिए। तो मैं सिक्योरिटी और सेंसिटिविटी के तहत उनका जो है डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में दिव्या एस सामने आए और बताएं कि उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इस फिल्म को। लेकिन दिव्या का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। मैं उनके साथ ट्रैवल किया इस फिल्म को लेकर, हमने पूरा स्टोरी बोर्ड देखा और हमने जांचा और परखा कि किस एक्टिविटी या किस आतंकवादी हमले में क्या चीज़ें हुई, उसमें भारत का क्या योगदान था, उसको पूरी तरीके से रिसर्च किया गया। जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स थे, रियल लाइफ लोगों से बातचीत हुई, और उस बेसिस पे जो है ये स्टोरी बोर्ड बना। अब आते हैं आदित्य धर पे। आदित्य धर का मुझे लगता है जो पैशन और कमिटमेंट है ना, अलग लेवल का है। हमने बहुत डायरेक्टर देखे जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, इंडस्ट्री में भरमार है ऐसे डायरेक्टर्स की, लेकिन आपको एकदम पैशनेट, कमिटेड और फिल्म में घुसना पड़ेगा, और तभी वो जो है सपना साकार हो सकता है। तो आदित्य धर का उस लेवल का कमिटमेंट जो है इस फिल्म को लेकर रहा। आप उनको देखिए कि जब से ये फिल्म निकली, आपने उनका एक इंटरव्यू नहीं देखा होगा, आपने उनका एक प्रमोशनल इवेंट नहीं देखा होगा, आपने कोई रेड कारपेट या प्रीमियर इवेंट नहीं देखा होगा, कुछ भी नहीं। आदित्य धर अभी जब से फिल्म रिलीज़ हुई है, पहाड़ में हिमाचल में आराम से बैठे हुए हैं, और इस नॉइस से या इस वाहवाही से जो रोज रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं उसका जो रिकॉर्ड बन रहे हैं वो मज़े ले रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ, और उनका कोई ऐसा रुझान नहीं है कि मेरा पब्लिसिटी हो, सामने आए। और इंटरेस्टिंग बात यह कि अपने सोशल मीडिया में पिछले 10 दिन से वो लगातार किसी ना किसी एक फिल्म के कैरेक्टर को उनके बारे में लिख रहे हैं, और ये कैरेक्टर्स एक्टर्स नहीं हैं। एक्टर्स की तो वाहवाही हो रही है, रणवीर सिंह से अक्षय खन्ना, राकेश बेदी से आर माधवन, संजय दत्त से अर्जुन रामपाल, ये हो रहा है। आपकी भी हो रही है? नहीं, वो मैं तो चलो पर्दे के पीछे हूँ, लेकिन आप देखिए जो सिनेमेटोग्राफर हैं,
जो कास्टिंग के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मेकअप किया, जिन्होंने कॉस्ट्यूम ये किया, जो है कोरियोग्राफर हैं, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। तो आदित्य धर हर दिन एक लंबा आर्टिकल पोस्ट लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे और उनकी तस्वीरें जो है साझा कर रहे हैं। तो इनकी पर्सनालिटी समझने के लिए मुझे लगता है कई दिन बीत जाएंगे, क्योंकि आदित्य धर जो हैं ये टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाने वाले नहीं हैं। आदित्य धर जो हैं टिपिकल नेपोटिज्म वाले नेपो किड नहीं है कि एक ही खानदान से आते हो तो उनको आगे अभी बढ़ाओ। आगे उनके दिमाग में ऐसे कुछ आइडियाज चल रहे होंगे? बिल्कुल चल रहे तो होंगे। इसका मतलब आप रिसर्च आपकी जारी है लगातार? देखिए, रिसर्च तो मेरी अपने काम के लिए जारी रहती है, तो मुझे कुछ खास रिसर्च नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं आतंकवाद कवर ही करता हूँ, पाकिस्तान बहुत ही क्लोजली कवर करता हूँ। लेकिन आदित्य धर मुझे लगता है उन्होंने इंडियन सिनेमा को एक ग्लोबल सिनेमा के तर्ज पे एक बहुत बड़ी कामयाबी दी है। और मुझे लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस के लिए नहीं है, ये पूरे इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड के लिए है। कितनी बड़ी बात है कि पूरी जो दोनों फिल्में 3,000 करोड़ जो है पार कर देती हैं। पूरे सोशल मीडिया पे लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं, पीक डिटेलिंग से लेकर राकेश बेदी की एक्टिंग तक। रणवीर सिंह को रीबर्थ जो है इतना बड़ा दे दिया कि खान के जो सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की बात होती थी कि अब बोल रहे हैं कि रणवीर सिंह उनकी कैटेगरी में आ गए हैं, इतने बड़े एक्टर बन गए। तो मुझे लगता है कि आदित्य धर एक विजनरी हैं, और ये तभी हो सकता है अगर आपने 20 साल तक तपस्या की, खुद आप बने, आप आउटसाइडर हैं। और एक और मिथ, ये जो मिथ थी कि सिर्फ नेपो किड्स ही वहाँ पर बड़ा बन सकते हैं और आउटसाइडर्स को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आदित्य धर ने ये करिश्मा कर दिखाया कि 20 साल तपस्या के बाद भी मैं आउटसाइडर हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं दिल्ली के द्वारका में रहता था और आया और मैंने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि अपने बलबूते पर, अपनी स्क्रिप्ट पर, अपनी डायरेक्शन पर मैं एक बॉलीवुड की आज तक की पिछले 70 साल से ज़्यादा की सबसे बड़ी फिल्म बनाऊं। और दूसरा, आदित्य धर आपसे पहली बार कब मुलाकात हुई? और आप दोनों लोग कश्मीर से निकले हैं जी, हिंदू परिवार हैं जिनको ज़बरदस्ती जो है कहा गया कि आप लोग यहाँ से कश्मीर छोड़ दीजिए, तो वो दर्द भी कहीं ना कहीं दिखता है। फिर आपकी रिसर्च जो है, आप दोनों की पहली बार मुलाकात कब हुई और कभी आपने सोचा था कि हम बहुत ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे कि दुनिया हिल जाएगी आगे चल के? देखिए मुनीश, मैं सोशल मीडिया में उनसे कनेक्ट हुआ था कई साल पहले, मुझे तो याद भी नहीं, मुझे लगता है करीबन 10 से 15 साल पहले या उससे भी पहले सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुआ होगा। और हमारी हेलो हाय या कुछ बातचीत चलती रहती थी। लेकिन 2017 के आसपास कर्नल पुरोहित का एक केस चल रहा था और उनको बेल मिली थी, तो मैं अपने चैनल की तरफ से बम्बई गया था, मैं वो कवर कर रहा था। मुझे अभी भी याद है, मैं साउथ बॉम्बे की तरफ गाड़ी में टैक्सी में चल रहा था, तो आदित्य का मुझे फ़ोन आया। तो उन्होंने बोला कि देखो यार, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ आर्मी के ऊपर और मुझे मदद चाहिए। तो मैंने बोला क्या चाहिए आपको, बताइए। तो बोला कि मैं आर्मी से कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो आप अगर मदद कर दें तो बढ़िया होगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप ADGPI है हमारे आर्मी का, आप उनसे बात कीजिए, मेरा रेफरेंस दीजिए, वो बढ़िया से आपसे बात करेंगे। और उसके बाद बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई। 1 साल के बाद एग्जैक्टली उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैंने फ़िल्म बनाई है और मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। तो मैंने बोला क्या, कौन सी फिल्म है? तो उन्होंने बोला उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और फिर मुझे याद है बिपिन रावत उस वक्त जो है आर्मी चीफ थे, तो उनके घर पे हमारी मुलाकात हुई। पूरे विकी कौशल, यामी गौतम, रॉनी स्क्रूवाला और सब लोग वहाँ मौजूद थे। और इसके बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहा, हालांकि वो बम्बई में थे, मैं दिल्ली में था। और उन्होंने बोला कि कश्मीर पे मैं एक और फिल्म, 1-2 फिल्में बना रहा हूँ, तो आपकी मदद चाहिए। तो फिर मैंने कोशिश की जितना मैं कर सकता था, चाहे वो शूट को लेकर हो या आर्टिकल 370 को लेकर हो। तो आर्टिकल 370 में भी थोड़ी मदद हुई। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जब आर्टिकल 370 हुआ था तो सरकार ने मुझे कश्मीर भेजा था और एक रिपोर्ट बनाने को कहा था कि वहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, आप उसको लेकर एक रिपोर्ट बनाएं। तो मैंने 7 पेज की एक रिपोर्ट जो है कॉन्फिडेंशियल सबमिट की थी कि कैसी चेंजेस होनी चाहिए, और उस पर 90% जो है अमल हुआ उसके बाद। तो फिर आर्टिकल 370 फिल्म भी बहुत अच्छी चली। फिर आदित्य ने मुझे 22 में, इस सारा सिलसिला जो ये चल रहा था, तब आर्टिकल 370 शूट ही हो रही थी, तो मुझे बताया कि अब आप ऑन बोर्ड आइए, आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप इसमें जो है रिसर्च करते हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप कवर करते हैं पाकिस्तान को बहुत क्लोजली, और आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कवर करी हैं, तो आप आइए और साथ में करते हैं, कुछ बड़ा बनाते हैं। और एक चीज़ अहम कि जब से उन्होंने ये डिस्कस किया मेरे साथ, तब से उनकी आंखों में और उनकी बातों में जो पैशन था और जो कमिटमेंट था और जो उनको लगता था, वो श्योर थे
ऐसा नहीं कि अभी उनको झटका लगा कि भाई इतना बड़ा हो गया, वो श्योर थे कि सक्सेस होगा। वो श्योर थे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो कुछ बड़ा करेगा। हाँ, ये नहीं पता होगा कि 2000 करोड़ हो जाए, 3000 करोड़ हो जाए, ये बिल्कुल नहीं था। होगा कि 400-500 करोड़ हो जाएगा, हो सकता है अगर मेहनत करेंगे, लेकिन इतना ऐतिहासिक बन जाए ये तो कभी नहीं हुआ था। अब आपने बात की कि हमारे समुदाय की, आदित्य और मैं दोनों कश्मीरी पंडित समुदाय से हैं। 90 में हमारा वहाँ से निर्वासन हुआ, पलायन हुआ। जब आतंकवादी हमले कश्मीर में बढ़े तो हमने आतंकवाद को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। आतंकवाद के बाद की पीड़ा को हमने देखा है कि कैसे हम कैंपों में रहे। मेरा परिवार खुद जब 19 जनवरी 90 को वहाँ से निकला, मैं 9 महीने का था, और हम जम्मू के कैंपों में रहे 3 से 4 महीने। वहाँ पर एक तबेला था, उसके साथ एक गैराज था, वहाँ 3-4 महीने रुके। और ये तो मेरे माँ बाप का उस वक्त सोच ऐसे अच्छी थी, तो उन्होंने सोचा कि हम यहीं नहीं रुकेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में फिर से शुरुआत करेंगे। तो दिल्ली में उन्होंने फिर से शुरुआत की और अपने पैरों पर जो है खड़े हुए। दिल्ली में जब हम आए, एक शक्करपुर करके जगह है यहाँ पर ईस्ट दिल्ली में, वहाँ पर एक कमरे में रहे जहाँ पर खिड़कियाँ भी नहीं थी। तो 6 महीने दिल्ली की झुलसती गर्मी में हम वहाँ पर रहे, फिर दिलशाद गार्डन में रहे। फिर मेरी माँ को जो है एक सरकारी नौकरी मिली और माँ ने जो है पूरे परिवार को पूरी तरीके से संभाला। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे हज़ारों कश्मीरी पंडितों की ये कहानी है। तो आदित्य दर ने भी ऐसे ही देखा। उनकी जो माता जी हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी और आर्ट में थी, तो उन्होंने आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक को बहुत क्लोजली अपनी लाइफ में देखा है। तभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ पीक डिटेलिंग की बात नहीं हो रही, गानों की बात हो रही है। शाश्वत सचदेव की बात हो रही है कि कितना ज़बरदस्त गाने हैं, और पुराने गाने भी लिए हैं, उनको रिमिक्स करके एक नए अंदाज में पेश किया है, जो लोग एकदम दीवाने हो गए हैं उसका। और मुझे लगता है कि ये जो पीड़ा है, जो अपने घर से, मदरलैंड से दूर होने की है, ये तो हमेशा रहती है। और हर इंसान का अलग व्यक्तित्व रहता है और सोच रहती है कि कैसे वो उसको व्यतीत करे और कैसे वो दिखाए लोगों को। तो मुझे लगता है कि आदित्य दर ने अपने अंदाज में धुरंधर से जवाब दिया है, मैंने अपनी पत्रकारिता से दिया है या रिसर्च से दिया है। दूसरा इंसान आर्टिकल लिख के कर सकता है या कुछ और करके कर सकता है, लेकिन जो ये पीड़ा है, चाहे वो आतंकवाद के विक्टिम होने की हो या पलायन की हो, ये तो हमेशा ज़िंदा रहेगी और रहनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बुला दें, क्योंकि जैसे डोवाल साहब भी कहते हैं कि जो हमारा इतिहास है उससे हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। इतिहास हम बुला नहीं सकते। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, पास्ट बुला देना चाहिए। बिल्कुल भी पास्ट बुला नहीं देना चाहिए। पास्ट में हमें जीना नहीं चाहिए। हमें एक नई सोच के साथ पास्ट से सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है आदित्य ने भी ये पीड़ा जो है बहुत बखूबी आर्टिकल 370 में भी, बारामुल्ला में भी और धुरंधर में भी दिखाई है अपने अंदाज पे। मैं तो चाहूँगा कि वो कश्मीरी पंडितों पर भी फिल्म बनाए, जैसे कश्मीर फाइल्स बनी, जैसे कुछ टाइम पहले शिकारा भी बनी थी। लेकिन कश्मीर फाइल्स ने तो बहुत ही एकदम लोगों को जागरूक भी किया और हिला के रख दिया कि ऐसा हुआ था। तो ऐसा हुआ था और इससे भी ज़्यादा हुआ था। और मुझे लगता है कई ऐसी कहानियाँ हैं वो अभी भी बताने की ज़रूरत है और आदित्य दर बखूबी बता सकते हैं। हाँ, वो स्पाई थ्रिलर के अभी बेताज बादशाह हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कहानी, उनकी ज़बानी तो ज़रूर सुननी चाहिए। धुरंधर के पार्ट 1 में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जो नकली नोट छापे जाते थे, कुछ भारतीय उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने उनकी मदद की। तो रिसर्च किस तरीके से आपने आदित्य के साथ इस पे काम किया, क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं और अभी भी इसी देश में मौजूद होंगे, और आपको क्या लगता है कि अभी भी देश को खतरा है उनसे? मुनीश, क्या आपको लगता है कि देश का करेंसी अगर कोई ऐसा फेक करेंसी कर रहा है या फिर हमारे जो करेंसी के प्लेट्स हैं वहाँ जा रहे हैं, तो क्या ये बिना पॉलिटिकल अनुमति के या पॉलिटिकल हेल्प के हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कोई ना कोई है हमारे सिस्टम में, कोई ना कोई ऐसा नेता है, कोई ना कोई ऐसा मोल है जिसने ये किया है। और इस पर बहुत लोगों ने लिखा भी है, चाहे वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो पत्रकार हों। मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस हो, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे लोग हैं। अगर आप सोशल मीडिया या गूगल पे जाएंगे, आपको खुद पता लगेगा कि कौन है और किन का नाम आ रहा है। लेकिन एक वाइडर क्वेश्चन ये भी है अतीक अहमद का इसमें। और अतीक अहमद पर बहुत लोगों ने टिप्पणी की कि अरे आपको ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी। अरे भाई, अतीक अहमद ने खुद अपना कबूलनामा किया है कि मैं पाकिस्तान के कांटेक्ट में था ISI के। इतना ही नहीं, मैं लश्कर तोयबा के कांटेक्ट में था, मैं
जो ये गन स्मगलिंग का पूरा रैकेट है या फेक करेंसी का है या ड्रग्स का है, इसमें इन्वॉल्व था। अच्छा, दर्शकों को बता देते हैं कि प्रयागराज के शाहगंज थाने में ये स्टेटमेंट है अतीक अहमद का जो आदित्य बता रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तथ्य हैं। ऐसा नहीं कि आदित्य दर को या मुझे एक दिन सपना आया, अतीक अहमद की तस्वीर जो है अच्छी लगी और बोला कि चलो बता दो। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अरे भैया ये तो आपने मोदी के लिए प्रोपेगेंडा किया है, ये तो आपने पूरा मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर किया है। बिल्कुल नहीं। जब हम डीमोनेटाइजेशन का उसमें दिखाते हैं, उसमें तो तस्वीरें हैं कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं। इससे बड़ा सच क्या हो सकता है? और जो लोग इतना ही कटाक्ष करते हैं और टिप्पणी करते हैं और क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि चलो, अगर कुछ भी ये फिल्म बनी है, ये आदित्य दर के दृष्टिकोण से बनी है। ये डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो कैसी फिल्म बनाए। अगर आपको इतनी पीड़ा है तो आप बनाइए फिल्म। आपको लगता है कि अतीक अहमद अगर विक्टिम था तो आप उस पर फिल्म बनाइए। आपको अगर लगता है कि डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल ही ख़राब पॉलिसी थी, उसमें टेरर एंगल या काउंटरफीट करेंसी का कोई एंगल नहीं था, आप फिल्म बनाइए। और मैं क्यों कह रहा हूँ, पिछले 35 साल से जो हमारा पलायन हुआ कश्मीर से, और पहले 20 साल जब मैं छोटा भी था, मैंने हमेशा गुजरात के ऊपर, गोधरा के ऊपर फिल्में देखी, कश्मीर के ऊपर देखी, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी। और तब मैंने फिल्म मेकर्स को बोला कि आप इतना ये बना रहे हैं, आपका खुद का सोच है मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, हो सकता है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, आप बना सकते हैं, लेकिन आप कश्मीरी पंडितों पर भी कुछ बनाएं। आप कश्मीर की भी ये त्रासदी दिखाएं। आप यासीन मलिक जो आतंकवादी है उसका असली चेहरा दिखाएं, बिट्टा कराटे का दिखाएं, हुर्रियत JKLF का दिखाएं। तब मुझे बोलते रहे कि नहीं नहीं, आपके पास तो तथ्य हैं, आप बनाइए फिल्म। तो मेरे ऊपर तब कटाक्ष होता था। तो अब जब हमने धुरंधर बना दी, 370 बना दी, तो आप बनाइए ना फिल्म अगर आपको लगता है। लेकिन तथ्यों के आधार पे अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो अतीक अहमद एक सिर्फ क्रिमिनल नहीं था, उनके आतंकवादियों के साथ लिंक थे, और ये सच्चाई है। ये यूपी पुलिस आपको बताएगी कि उसमें सच्चाई क्या है। और डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, उसमें आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बिल्कुल इंडिया डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक कारण जो डिमोनेटाइजेशन हुआ वो ब्लैक मनी भी था और काउंटरफीट करेंसी भी था। ये भी सच्चाई है। इसमें पूरे भारतवर्ष की आपको पुलिस बताएगी कि कितना काउंटरफीट करेंसी पिछले 40-50 साल में जो कलेक्ट हुआ है, कैसे नेपाल के रास्ते या नॉर्थ ईस्ट के रास्ते वो काउंटरफीट करेंसी या फेक करेंसी आती थी, और पाकिस्तान ISI का उसमें क्या रोल था। मुझे ऐसा लगता है मुनीश, हमारे देश में ना कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने 35 साल से ये बर्दाश्त नहीं किया कि कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया और उनका पलायन हुआ। उन्होंने इतने सालों से ये बर्दाश्त नहीं किया कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की या बालाकोट किया। और जब भी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की बात आई, तब कहा गया कि वीडियो कहाँ है, फोटो कहाँ है, एविडेंस कहाँ है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब एविडेंस कैसे आया? पाकिस्तानी लोग खुद वीडियो बनाने लगे, और जब नूर खान बेस पे अटैक हुआ तो पाकिस्तानी खुद वीडियो बनाने लगे कि आग का गुब्बारा वहाँ पर सामने है। तो मुझे लगता है कि ये गलत धारणा बताना कि धुरंधर जो है प्रोपेगेंडा है, धुरंधर मुसलमानों के खिलाफ है, इससे आप भारत के जो लोग हैं उनको कम आंक रहे हैं। आपको लग रहे हैं कि भारत के लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए जन सैलाब कैसा आया है लोगों का पूरे भारतवर्ष में, और जहाँ जहाँ भारत के लोग बाहर रह रहे हैं वहाँ वहाँ सैलाब आया हुआ है। मैं इजराइल में था, 1 महीने में रिपोर्ट कर रहा था। जो हमारी कास्ट एंड क्रू की स्क्रीनिंग हुई बम्बई में, मैं वहाँ जा नहीं पाया क्योंकि मैं फंसा हुआ था। अब जब मैं वापस आया तो मैंने कोशिश की कि मैं टिकट लूँ, मुझे टिकट ही नहीं मिली। नोएडा में मुझे सिर्फ टिकट जो मिल रही थी फ्रंट रो की मिल रही थी, जो मैं नहीं चाह रहा था, तो मुझे टिकट नहीं मिली। फिर मैंने आदित्य दर को मैसेज किया, मैंने कहा भाई मुझे टिकट नहीं मिल रही यार, अपनी फिल्म की खुद देखने की टिकट नहीं मिल रही। तो वो कहने लगे भाई मैं क्या बताऊं, मैं खुद टिकट ले रहा हूं, मुझे टिकट नहीं मिल रही। ये बहुत बड़ी चीज़ बताई इन्होंने कि जो फिल्म के रिसर्च की और जो डायरेक्टर है उनको भी टिकट नहीं मिल रही। और 3 दिन के बाद फिर मैं गया, क्योंकि मेरी वाइफ इतनी इच्छुक थी, उसने पहली फिल्म देख ली थी, मैं इजराइल में जब था तब। तो मैं दूसरी बार दिव्या को लेके गया दिखाने के लिए, और उसके बाद जो है हमने फिल्म देखी। तो इतना जो है लोगों का रुझान था, और लोग जो है मुझे कह रहे हैं कि हमने 4 बार 5 बार 6 बार। तो आपको पार्ट 1 ज़रा अच्छा लगा है पार्ट 2? ये तो आप बहुत ही गंभीर सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। फिर भी जैसे 2 बच्चे हों, दोनों में से एक तो होता है ना कि इंटेलिजेंट ज़्यादा ये है। नहीं, मुझे तो दोनों अच्छे लगे। अगर आप गानों की बात करेंगे तो मुझे दूसरे के गाने ज़्यादा पसंद, वायरल ज़्यादा हुआ है। लेकिन फिल्म जो मैं आपको ये भी बता दूं, फिल्म एक ही है और एक ही थी भी। ये क्योंकि इसका स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड लंबा खिंच गया, इसकी शूट जो है बहुत बारीकी से आदित्य ने की तो लंबी चल गई,
तो वरना ये एक ही फिल्म होनी थी। और कितना टाइम लगा शूट में? शूट में लगभग एक साल से ऊपर लगा। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैक्सिमम जो फिल्म है वो थाईलैंड में शूट हुई है। थाईलैंड में एक जगह थी जहाँ पर वो पुराना इलाका था, वो पूरा रेज करने वाले थे रीडेवलपमेंट के लिए। तो आदित्य को पता चला तो उन्होंने बोला वहाँ करेंगे, क्योंकि एक लियारी उनको पूरा सेटअप करना था। और लियारी को स्टडी किया गया, उसके पुराने वीडियोस देखे गए, क्योंकि आप देखते हैं कि असलम चौधरी की जो वाइफ है वो भी तारीफ कर रही हैं, तो कह रहे संजय दत्त के तो हम फैन हैं और क्या बखूबी कैरेक्टर निभाया है। तो ये मुझे लगता है धुरंधर ने ना एक अलग ही मानसिकता ये बनाई है, जो कुछ लोग एक्सपोज भी हुए हैं कि पाकिस्तान में तारीफ हो रही है लेकिन इंडिया में कुछ लोग हैं उनको तकलीफ है। अरे भाई, पाकिस्तान में वो लोग जो है इसको पायरेसी करके उधर देख रहे हैं। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई 19 तारीख को, मेरे एक वहाँ जानने वाले हैं पत्रकार खालिद, जंग ग्रुप में काम करते हैं, उन्होंने मुझे 19 तारीख की शाम को एक वीडियो भेजा उनके लिविंग रूम में ये फिल्म देखते हुए, धुरंधर। तो मैंने बोला भाई ये क्या? तो बोला नहीं, यहाँ तो आ जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप फिल्म रिलीज़ करते हैं। जिस दिन रिलीज़ हुई, क्योंकि आप सोचेंगे कि किसी ने यहाँ इंडिया में रिकॉर्ड किया होगा, फिर बेचा होगा पाकिस्तान में, कुछ किया होगा, लेकिन जिस दिन रिलीज़ हुई उसी दिन वो शाम को देख रहा है। और वहाँ मार्केट में भी व्लॉगर्स जो व्लॉग बना रहे हैं, हर जगह धुरंधर बिक रही है। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने बैन लगाया हुआ धुरंधर पे, मिडिल ईस्ट ने बैन लगाया हुआ। तो ये तो उनका नुकसान है। आप वर्ल्ड वाइड देखिए कितनी सेल हुई है धुरंधर की। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह धुरंधर चल रही है। तो मुझे तो लगता है कि एक मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत रहा। एज अ पत्रकार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड में किसी फिल्म में ऐसा कंट्रीब्यूट करूंगा, एक छोटा रोल एज अ रिसर्च कंसल्टेंट मुझे मिलेगा। बट आई थिंक थैंक्स टू आदित्य दर एंड हिज विजन। और ये आदित्य का ही विजन है, क्योंकि वो बहुत यंग है, ही इज़ इन अर्ली 40s, बट उसका जो काम करने का तरीका है और जो कूल वो रहता है और लोगों को जो रिस्पेक्ट देता है, वो अलग ही लेवल का है। धुरंधर के पार्ट 2 में दाऊद इब्राहिम भी दिखाया गया है जी। और एक बार आपने दाऊद इब्राहिम के घर कुछ लोगों को भेजा था तो क्या है वो किस्सा? देखिए, दाऊद इब्राहिम का भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मिस्ट्री है। किसी को पता नहीं दाऊद कहाँ है, किसी को पता नहीं दाऊद कैसे हैं। दाऊद का एक तस्वीर है कई सालों पहले, करीबन 40 साल पहले की, आई थिंक वानखेड़े स्टेडियम की है और एक और जगह की है, वो वायरल है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को कुछ नहीं पता। तो 2017 के आसपास दाऊद पर कुछ खबर आई थी, तो पाकिस्तान में हमारा रिपोर्टर था, तो उसको मैंने भेजा कि आप जाओ जो है दाऊद के वहाँ पर घर पे। तो कराची क्लिफ्टन में DHA करके है, 2 ऐसे घर हैं। असली में पाकिस्तान में 4 घर हैं, नूराबाद है, DHA है, क्लिफ्टन है, वाइट हाउस है। तो उसमें से एक जगह मैंने भेजा। तो वो भी एक पैशनेट यंग रिपोर्टर था, उसने मोबाइल पे पूरा घर का जो है बाहर का वीडियो ये किया और हमने वो चलाया कि दाऊद का घर पहली बार टीवी पे आप देखिए ऐसे करके। उसी दिन शाम को ISI ने उसे उठा लिया, किडनैप कर लिया और करीबन 24 घंटे अपने पास रखा और कहा कि टॉर्चर किया, जैसे भी वो करते हैं, मेंटली टॉर्चर किया। और उसे कहा कि हमें पता है तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, तो अगली बार से संभल के रहना। तो ये वहाँ पर सच्चाई है। और दाऊद का तो पता है हमें, यहाँ पर बम्बई में पहले थे, गैंग कैसे ऑपरेट हुआ, फिर दुबई में शरण ली, दुबई से पाकिस्तान में रहे। और दिसंबर 2023 के आसपास खबर आई कि कुछ ऐसी घटना घटी या कुछ हुआ, उसके बाद उनकी टांग में जो है गैंग्रीन हो गया और भी स्वास्थ्य जो है पूरी तरीके से ख़राब हुआ। तो जितनी मेरी जानकारी है, दाऊद इब्राहिम अभी बेड रिडन है, वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि बाहर जाएं, वो पूरी तरीके से फंस गए हैं अपने घर में। जैसे अज्ञात गनमैन पाकिस्तान में एक एक कर भारत के कई तमाम दुश्मनों को निपटा रहे हैं, ये भी कई बार एज ए जर्नलिस्ट सुनने को मिला कि दाऊद कई बार निशाने पर आया हमारे सुरक्षा एजेंसियों के, और एक बार तो बिल्कुल उसका काम तमाम होना तय था, लेकिन भारत से ही फ़ोन चला जाता था। जो भारत में बैठे हुए भारत के दुश्मन, भले भारतीय हों, वो कहते हों खुद को, लेकिन यहीं से फ़ोन चला जाता था कि बॉस खतरा है आपको। तो वो 2 बार बचा। तो क्या आप जानते हैं इसके बारे में? ये तो पब्लिक नॉलेज है। आप देखिए ना कि हमारे देश में भी कितने ऐसे लोग हैं जो लश्कर तोयबा की भाषा बोलते हैं, जो पाकिस्तान ISI की भाषा बोलते हैं। उनको कोई बहाना चाहिए कि वो सरकार को गाली दें या जो नेशनलिस्ट पेट्रियाटिक लोग हैं उनको गाली दें। अब नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं कि आप BJP के मेंबर हैं। पेट्रियाटिक होने का मेंबर ये नहीं कि आप मोदी की तारीफ करें। आप कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या कहीं दूसरी पार्टी में रहकर भी नेशनलिस्ट हो सकते हैं, पेट्रियाटिक हो सकते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि नेशनल सिक्योरिटी का जब मुद्दा आता है
तब पार्टी, आपका रिलीजन, आपकी फेथ कोई मायने नहीं रखता। देश सर्वप्रिय है और आपको एकजुट होना चाहिए। इस बार भी मुझे लगता है कि क्या हुआ, कई बार दाऊद के तो रिश्ते थे ही, चाहे आप बॉलीवुड में देखें, चाहे आप इंडस्ट्री में देखें, कई ऐसे लोग थे जो नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको खुद ही कन्फेशंस मिल जाएंगे कि कैसे दाऊद भाई ने हमें बुलाया था, हम गए, फिर उन्होंने हमारी खातिरदारी की, ऐसे हुआ वैसे हुआ, और जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि नहीं नहीं तब तो वो गैंग ऐसे नहीं था, तब वो बम्बई की घटना नहीं हुई थी, आतंकवादी हमले नहीं हुए थे। अरे भाई, आप गैंगस्टर को मिल रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि आपको डर था इसलिए आप चले गए, वो माना जा सकता है, लेकिन आप दाऊद को ही डिफेंड कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक की होगी, दी होगी, चाहे वो पुलिस के अंदर हो, चाहे वो सिस्टम के अंदर हो, चाहे वो अपने नेता जो हैं हो। लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी है। कई बार मुझे पूछा जाता है कि हाफिज़ सईद हो या दाऊद हो या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पाकिस्तान में हैं, इनको क्यों नहीं मारते? अगर इतना अननोन गनमैन कर रहा है, इनको भी मार सकते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि कई बार आपको इन्फॉर्मेशन भी आती है, कई बार आपके लोग उनके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं और आप उस ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कई बार मारना ज़रूरी नहीं, तड़पा तड़पा के मारना भी ज़रूरी होता है। तो अननोन गनमैन को आप कम मत आंकिए। मुझे लगता है कि एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और लोगों में भावना है आतंकवाद के खिलाफ, लोगों में एक गुस्सा है दाऊद के खिलाफ या हाफिज़ सईद के खिलाफ, जो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हर गुस्से का या हर चीज़ की जो अंत है वो मारना नहीं होता। हो सकता है कि एक दिन हो, लेकिन तब तक आपको अपने इंटेलिजेंस के अनुसार आपको क्या ज़रूरी है, प्रायोरिटी क्या है। क्या आपको पाकिस्तान के बारे में इंटेलिजेंस चाहिए कि मेजर इकबाल हो या साजिद मीर हो या लखवी हो, ये कहाँ हैं, ये कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, वो करें। क्या 10 साल तक कोई ऐसा बंदा वहाँ पर रहा पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस गैदर करता रहा एक गैंग में कराची में, और फाइनली उसने ज़हूर मिस्त्री को मारा? क्या वो अफ़गान था, क्या वो बलोच था, क्या वो हिंदुस्तानी था, क्या वो बांग्लादेशी था? ये सोचने वाली बातें हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस होते हैं, इसमें कई साल लग जाते हैं। अब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आपने राकेश बेदी का कैरेक्टर देखा कि क्या था, कैसे था। आखिर बात मैं आपको कहूँ, विक्रम सूद जो इंडिया के रॉ के फॉर्मर चीफ हैं, इनको मैंने इस हंटिंग द हाईजैकर डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू किया, और उन्होंने मेरे को एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही कि इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट्स हु वांट टू बी असर्टिव मस्ट हैव लॉन्ग मेमोरीज। और इसका मतलब ये है कि जो सरकारें या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज चाहती हैं कि उनका जो काम है वो नतीजा लाए, चाहे वो साल बीत जाए, उनकी जो मेमोरीज हैं, उनकी जो याददाश्त है वो मजबूत रहनी चाहिए। और इसका मतलब यही कि 25 साल पहले आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा और याद करके एक दिन उसका बदला लेना पड़ेगा। IC-814 में यही हुआ। आपने देखा कि कैसे आतंकवादियों को हमने छोड़ा और 25 साल बाद ज़हूर मिस्त्री का खात्मा हुआ। आपने कई ऐसे आतंकवादी हमले देखे जिसमें नहीं भी हुआ। मैं आपको एक ऐसा बताना चाहता हूँ कि हमारे एक राजनयिक थे, डिप्लोमैट, रविंद्र मात्रे, महाराष्ट्र से। 1984 में वो असिस्टेंट हाई कमिश्नर पोस्टेड थे बर्मिंघम में, और बर्मिंघम में एक दिन 1984 में क्या होता है कि कुछ आतंकवादी आते हैं, उनको, वो बस स्टॉप में हैं, उनके अगले दिन बेटी का बर्थडे है, केक हाथ में है, और उनको किडनैप करके ले जाते हैं। और 2 या 3 दिन बाद वहाँ पर खबर आती है कि KLF करके कोई ग्रुप है, कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने उसको किडनैप कर दिया है। बाद में पता चलता है कि JKLF जो है वो ये ग्रुप था, उन्होंने नाम बदल के KLF कर दिया ताकि JKLF पे निशाना ना जाए। और 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद रविंद्र मात्रे को गोली से 3 गोलियां मारते हैं, उनको मार देते हैं बर्मिंघम में। ये घटना 40 साल पहले हुई है। 40 साल से जो मेन गनमैन जिसने इंडियन डिप्लोमैट को मारा है, उस पर कोई एक्शन ना यूके ने लिया, ना भारत ने लिया। मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की और मुझे पता चला कि एक व्यक्ति है जो मेन आतंकवादी था इसमें इन्वॉल्व, JKLF का, वो आज भी पाकिस्तान में है, कोटली या रावलाकोट में, और आज भी उसे डर है कि अननोन गनमैन किसी दिन आएगा और मुझे मार देगा, तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो ऐसा एक व्यक्ति है जो वहाँ है। तो आपको न्याय तो दिलाना पड़ेगा। जो देश करना चाहते हैं वो करते हैं। इजराइल ने बहुत बार करके दिखाया,
जो उनके साथ होलोकॉस्ट हुआ इस जूस के साथ, तो उन्होंने अर्जेंटीना से किडनैप करके बंदे को लाया और सज़ा दी। और अब जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ तो उन्होंने प्रण लिया कि अगले 1 साल में, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो ईरान हो, जिन्होंने भी 7 अक्टूबर का आतंकवादी हमला प्लान किया, कॉन्स्पिरेसी की या मदद दी, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमने 1 साल में देखा कि हिजबुल्लाह का हर आका मारा गया, हमास का हर आका मारा गया, ईरान तक में उन्होंने हमला किया और अब तो जंगी चल रही है। और हमने देखा पेजर से जैसे हमले हुए हिजबुल्लाह में, वो तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अब भी उन्होंने एक कानून लाया इजराइल में पहली बार, सजाए मौत का, जो आज तक नहीं था। क्योंकि उनको जब हॉस्टेज क्राइसिस हुआ, हॉस्टेज जब पकड़े गए और उनको छोड़ना था, तो उनको हज़ारों आतंकवादी छोड़ने पड़े, एक एक हॉस्टेज के लिए 1000 आतंकवादी छोड़ने पड़े। तो अब उन्होंने सोचा कि ये तो बार बार ऐसा करेंगे, क्योंकि हम छोटे मुल्क हैं, तो बार बार ये हम पे हमला करके, किडनैप करके लोगों को लेंगे और हमको आतंकवादी छोड़ने पड़ेंगे। तो पार्लियामेंट ने ये रूल लाया कि सजाए मौत होगी और अब वो ये करके दिखाएंगे। रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है धुरंधर में, क्या किसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है? बड़े लोगों का सवाल आता है कि ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है, इनसे मिलता जुलता है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि लोगों के मन में जो है कि जो वो कैरेक्टर होना चाहिए, उसी पर रणवीर सिंह जो है बेस्ड है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है एक कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का है और पाकिस्तान में ये कई कहानियों पे बेस्ड है। और मैं तो कहूँगा कि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड फिल्म है, इंस्पायर्ड फिल्म है। और आदित्य धर ने ऑब्वियसली क्रिएटिव लिबर्टी लेके इसको एक सिनेमैटिक लेंस से मैग्नीफाई किया है। तो ऐसा नहीं है कि जो दिखाया है वो झूठ है, ऐसा हुआ है। इससे बढ़कर भी चीज़ें हुई हैं जो आगे आपको बताएंगे। लेकिन रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है, मुझे लगता है कि 12 से 13 ऐसी कहानियां हैं, उनको जोड़ के ये बनाई गई है और वहाँ पर ऐसा हुआ है। अच्छा, सच बताइएगा कि रिसर्च कंट्रीब्यूशन जब आप कर रहे थे तो आपने और आदित्य धर ने सोचा था कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी कि हर दिन नया रिकॉर्ड बनाएगी, कहाँ जाकर रुकेगी? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि घर पे जब मैं दिव्या को बताता था, मेरी वाइफ को, कि यार ये फिल्म वेट कर, ये जब आएगी तो क्या एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा, तो वो परेशान हो जाती थी कि यार इतना बड़ा क्या, बॉलीवुड में इतनी फिल्में आती हैं, ऐसा कैसे, क्या होगा। और आदित्य के, जैसे मैंने आपको खुद बोला, जब मैं उनके आँखों को देखता था या उनकी से बात होती थी फ़ोन पे या जब मिलते थे, तो ही वॉज सो कमिटेड, ही वॉज सो पैशनेट। और वो कभी भी, मतलब वो एज अ नॉर्मल पर्सन अपनी ब्लैक शर्ट या ब्लैक जैकेट लेके घूम रहे हैं और कोई ऐसा ये नहीं बताते कि मैं इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ। और आज भी ये सेम चीज़ है। तो हमें ये तो था कि कुछ बड़ा होने वाला है, हमें हमेशा से अंदाज़ा था कि ये फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा मिलेगा, बट इतना अच्छा मिलेगा ये कभी नहीं सोचा था। मैंने तो खुद ऐसा आंका था कि देखिए, अगर उरी ने 200-300 करोड़ किए तो ये 500 करोड़ कर लेगी, 600 करोड़ कर लेगी। लेकिन 1000 करोड़, 1500 करोड़ और दोनों मिला के अब 3000 करोड़ कर लेगी, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैं, ये लगता है मुझे भी, मैं तो बॉलीवुड का हूँ ही नहीं, मैं तो पत्रकारिता करता हूँ, मैंने ये किया, आगे शायद कभी कुछ ना करूँ। लेकिन आदित्य धर के मन से अगर मैं सोचूं तो उनके लिए क्राफ्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। उनके लिए फिल्म डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेम नहीं। तो मुझे लगता है आगे भी वो ऐसा ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसा आप नहीं देखेंगे कि वो रोज़ इंटरव्यू दे रहे हैं और रोज़ उनके इवेंट्स हो रहे हैं। तो वो बॉलीवुड में कुछ तो इतिहास और रचने वाले हैं। ये तो एक शुरुआत है। हमारा शो है सीक्रेट फाइल्स, तो एक जाते जाते आपसे सवाल पूछते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा एजेंसी आदित्य राज कौल की नज़र में कौन सी है? देखिए, मैं तो एक हिंदुस्तानी हूँ पक्का, तो आज तो मैं बोलूँगा कि हमारी जो RNAW है वो सबसे मजबूत है। और RNAW कोई भी प्रण कर ले वो साकार करती है। और मैं बार बार जो चीज़ दोहराता हूँ वो फिर से दोहराऊँगा कि भारत की एजेंसियाँ अगर ठान लें कि हाफिज़ सईद कल का सूरज नहीं देखेगा, तो वो कल का सूरज नहीं देखेगा। क्योंकि जितने बड़े आप नाम ले रहे हैं, क्या कभी खतरा महसूस होता है? क्या कभी डर लगता है जब आप कहीं शूट पर जाते हैं? आप इजराइल में थे अभी तकरीबन 1 महीना, उसके पहले भी आप कई तरह के टूर्स पे रहते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, खतरा तो हमेशा है। मेरे को खतरा मल्टीपल चीज़ों से है। पहले खतरा इसलिए है क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। दूसरा खतरा इसलिए है क्योंकि मैं भारत की बात करता हूँ और कश्मीर के संदर्भ में और पाकिस्तान के संदर्भ में करता हूँ।
तीसरा ये कि मैं टेररिज्म पे रिपोर्टिंग करता हूँ और अब धुरंधर भी आ गई, तो जैसे कोई कमी नहीं रह गई थी तो अब धुरंधर ने वो पूरी कर दी। तो थ्रेट्स तो बहुत मिले हैं मुझे पिछले 10 साल में, खासकर 2016-17 से लेकर, और चाहे वो खालिस्तानी टेररिस्ट हों, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादी हों या कश्मीर के हों। धुरंधर के बीच में भी जब मैं इजराइल में था तो लश्कर तोयबा के TRF ने एक पोस्टर जारी किया मेरे खिलाफ, और आपको पता ही होगा जब मैं इजराइल में था फेक न्यूज़ मेरे खिलाफ बहुत ये फैलाई गई कि मैंने नेतन्याहू का लोकेशन दे दिया और नेतन्याहू को मार दिया गया है, तो बहुत ऐसा फेक न्यूज़ बहुत चला, और उसी के चलते जो ये थ्रेट्स मिले मुझे सिक्योरिटी मिली हुई है। तो 2 गनमैन हमेशा मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे। बट डरने का क्या, अगर आपको सच बोलना है और अगर आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और भारत के सिविलाइजेशन में बिलीव करते हैं तो सच सबसे आगे है। जब तक ज़िंदगी होगी तब तक होगी, और जितना हम भारत की सच्चाई बोलेंगे, क्योंकि घर तो खो दिया अब हमेशा के लिए कश्मीर, एक सच्चाई बची है और अपनी कहानी बची है, तो आगे चलाएंगे। अच्छा, जनरल बिपिन रावत कहा करते थे भारत को 2.5 मोर्चों पर खतरा है और 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी हमारे 2 दुश्मन मुल्क हैं जिनसे हमारी जंग हो चुकी है, चीन, पाकिस्तान, और जो घर में बैठे हुए दुश्मन हैं। तो आपको क्या लगता है ज़्यादा खतरनाक कौन है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पे अपना वक्त बहुत ज़्यादा बर्बाद किया। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान से थ्रेट भरपूर है और आगे भी रहेगा। बहुत लोगों ने 370 के बारे में एक भ्रम फैलाया कि 370 हट जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 370 अलग चीज़ है, पॉलिसी डिसीजन है, आतंकवाद अलग चीज़ है। और जो ये 2.5 फ्रंट वॉर, हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं ज़्यादा, लेकिन 2.5 ये है पाकिस्तान चाइना और इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस सिर्फ कश्मीर के संदर्भ में नहीं है। आपने देखा CAA जब हुआ तो तब यहाँ पर प्रदर्शन कर दिए गए, जब बाकी कोई पॉलिसी डिसीजन यहाँ पर आता है तो प्रदर्शन करने लग जाते हैं लोग, एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और ये प्रोपेगेंडा इंटरनली नहीं होता, ये बाहर से भी फंड होता है। इसकी एविडेंसेस सामने आई हैं बहुत। तो मुझे लगता है कि भारत प्रिपेयर्ड है पूरी तरीके से। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिद्ध कर दिया कि चाइना पाकिस्तान का मदद करता रहा, चाहे वो सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए, चाहे इक्विपमेंट के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए, लेकिन भारत ने कर दिखाया। भारत ने जो करिश्मा कर दिखाया और जो इस तरीके के वीडियोस पाकिस्तान से आए, तो मुझे लगता है पाकिस्तान 100 बार सोचेगा अगली कार्रवाई करने से। लेकिन आप ये सोच जाएं कि पाकिस्तान बदल लेगा, पाकिस्तान बदलने नहीं वाला। पाकिस्तान का जो DNA है वो आतंकवाद पे बेस्ड है। पाकिस्तान के जो इतिहास शुरू होता है वो 1947 से होता है, वो पहले से नहीं होता। वो शर्माते हैं इंडिया के बारे में, भारत के बारे में बात करने से, कतराते हैं। तो जब तक ये एम्बैरेसमेंट उनके अंदर रहेगी कि वो इतिहास 1947 से चालू करते हैं अपना, और जब तक वो अपने रूट्स को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे कि वो उनका जो जन्म है वो भारत से हुआ है, उनकी जो शुरुआत है, सच्चाई है, वो भारत से हुई है। और आसिम मुनीर जैसे लोग जब तक वहाँ पर रहेंगे, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो अपने लोगों को भी बोलते हैं कि ये हिंदू हैं, हमें इनके खिलाफ जिहाद करना है, तब तक हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई पीस प्रोसेस होगा या शांति वार्ता होगी। तो हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि पहलगाम को ऑलरेडी 1 साल हो चुका है और अब पाकिस्तान इस फिराक में होगा। हालांकि वो अभी कोशिश कर रहा है पीस मेकर बनने का, एक जैसे वॉशिंग मशीन में वो डालते हैं और वो आतंकवाद को पूरा क्लीन करना चाहता है, लेकिन आतंकवाद का जो उनका पूरा डेजिग्नेशन है ये संयुक्त राष्ट्र ने दिया है, तो ये बदलने नहीं वाला। और भारत भी, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से भी हमें बहुत सीख मिली है, चाहे वो नैरेटिव को लेकर हो, चाहे वो मिसाइल्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रोन्स को लेकर हो। तो भारत मुस्तैदी से तैयार है, लेकिन हमें अब चीन का मुकाबला करना है। तो मुझे लगता है कि मेजर थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, बट हमेशा चीन रहेगा। चलिए, सीक्रेट फाइल्स के पहले एपिसोड में आज आदित्य राज कौल हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि धुरंधर कैसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी, उसकी रिसर्च कैसे बनी, और आदित्य धर के बारे में उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे और क्यों वो कैमरा से दूरी बनाए रखते हैं। और आने वाले सीक्रेट फाइल्स के कई एपिसोड्स में हम और बड़े बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि पहला एपिसोड आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।